जयपुर से बड़ी खबर, धर्मांतरण कानून पर बोले पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। असफलताओं को छुपाने के लिए सरकार ला रही धर्मांतरण बिल। सरकार को जनता में कुछ काम करने का संदेश देना था। अस्पतालों में दवाई नहीं है, कॉलेज में टीचर नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, धर्मांतरण कानून पर बोले पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। असफलताओं को छुपाने के लिए सरकार ला रही धर्मांतरण बिल। धर्मांतरण बिल है और धर्मांतरण पर राजस्थान में रोक है। धर्मांतरण विरोधी बिल जब पहले से है तो राजस्थान की सरकार ये बिल क्यों लेकर आई है? सिर्फ इसलिए लेकर आई है कि एक वर्ष में राजस्थान की बीजेपी की सरकार फेल होगी। बीजेपी की सरकार अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए धर्मांतरण विरोधी बिल लेकर आई है। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पूरे राजस्थान की जनता को पता है, ना तो स्कूल में बच्चों को दूध मिल रहा है, ना ड्रेस मिल रही है, ना पेंशन मिल रही है, चिरंजीवी योजना बंद हो गई है, अस्पताल में दवाई नहीं है, हर जगह सरकार फेल है। नया कोई काम किया नहीं सरकार ने, जबरदस्त करप्शन है, कानून व्यवस्था चौपट है। इसके बावजूद बीजेपी ये धर्मांतरण विरोधी बिल इसलिए लेकर आई है कि जिससे बीजेपी अपनी असफलताओं से और मुद्दों से ध्यान हटा सके, इसलिए बीजेपी ये बिल लेकर आई है। लेकिन ये जो षड्यंत्र बीजेपी कर रही है असफलताओं से ध्यान हटाने का, उसमें बीजेपी सफल नहीं है। कोटा शहर से होकर निकलने वाली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया, जहां देर रात निर्माणाधीन सुरंग ढह गई। हादसे में 4 मजदूर मलबे में दब गए। 1 मजदूर की मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन टनल ढही। मलबे में दबने से 1 मजदूर की मौत, 3 घायल। हादसे का जिम्मेदार कौन? कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया, जहां निर्माणाधीन टनल अचानक ढह गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन 1 मजदूर को नहीं बचाया जा सका, जबकि 3 मजदूरों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया। यह हादसा शनिवार देर रात हुआ। हादसा रामगंज मंडी के मोडक इलाके में बन रही टनल में हुआ है। ये घटना टनल से करीब 200 मीटर पहले हुई, जहां आर्टिफिशियल टनल कट एंड कवर का निर्माण चल रहा था। निर्माणाधीन टनल उस वक्त ढही जब मजदूर सीमेंट कंक्रीट के लिए सरिया बांधने का काम कर रहे थे। इसी दौरान टनल का हिस्सा ढह गया। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए मोडक सीएचसी ले जाया गया, जहां शमशेर सिंह रावत निवासी कोठी देहरादून को मृत घोषित कर दिया गया। गई रात्रि 1 और 2 बजे के बीच में नया गांव जागीर में टनल का कार्य चल रहा था। तो टनल से पहले मजदूर जा रहे थे। उस दौरान अचानक मिट्टी गिर गई, जिससे एक शमशेर सिंह की मृत्यु होगी और 2 मजदूर मोनू सिंह और जो रहने वाला छिपा बड़ौद का है, अजय सिंह जो उधर देहरादून उत्तराखंड का रहने वाला है, जिनके चोटें आई थी, जिनका रात इलाज है तो कोटा भेज देते और वहाँ से वो बाद इलाज वापस आ चुके हैं। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के पास 8 लेन वाली ग्रीन ओवरपास टनल बनाई जा रही है। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की पहाड़ियों के नीचे 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा, जिसमें 3.3 किलोमीटर का हिस्सा पहाड़ के नीचे और 1.6 किलोमीटर का हिस्सा सीमेंट से तैयार बाहरी सुरंग का होगा। टनल के डिजाइन के अनुसार पहाड़ के नीचे 2 समांतर टनल बनाई जा रही हैं, जो एक दूसरे के पास से गुजरेगी। इनमें से एक टनल वाहनों के आने और दूसरी जाने के लिए होगी। प्रत्येक टनल में 4-4 लेन की सड़क होगी, जिससे कुल मिलाकर 8 लेन की ट्रैफिक सुविधा उपलब्ध होगी। ये टनल टाइगर रिजर्व से 500 मीटर पहले शुरू होगी और पहाड़ के नीचे से गुजरते हुए निकलेगी। इस टनल के ऊपर से वन्यजीव विशेष रूप से बाघ गुजर सकेंगे, जबकि नीचे से वाहन चलेंगे। ये टनल न केवल साउंड प्रूफ और वाटर प्रूफ होगी, बल्कि इसमें वाहनों के शोर से वन्यजीवों को कोई परेशानी नहीं होगी। ये परियोजना ऑस्ट्रेलिया की नवीनतम तकनीक से बनाई जा रही है, जिसमें सेंसर लगाए जाएंगे जो वाहनों की आवाजाही पर निगरानी रखेंगे। इस सुरंग के निर्माण में लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। तो वहीं इस हादसे की जांच के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, जो ये पता लगाएगी कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण रहे। इन सभी पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। डिजिटल अरेस्ट का ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। खास बात यह है कि ठग शिक्षित और उच्च वर्ग के लोगों को ही निशाना बना रहे। ठगों ने जोधपुर के एक रिटायर्ड इंजीनियर से 1 करोड़ 84 लाख रुपए ठग लिए। देखिए कैसे। बस फोन उठाने भर की देर थी, ठगों ने ऐसा जाल फेंका कि रिटायर्ड इंजीनियर नरेश बैरवा पूरी तरह से उलझ गए। बैरवा बताते हैं कि उनके पास 25 नवंबर को एक फोन आया। सामने वाले व्यक्ति ने बताया कि उनके मोबाइल की वैलिडिटी 2 घंटे में खत्म होने वाली है। अगर वो इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 9 नंबर डायल कर इसकी जानकारी दें। 9 नंबर डायल करने पर उन्हें जो सुनने को मिला उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने नंबर बताया, किसी बेटे से बात की तो उसने बताया कि मेरा आधार नंबर यूज करके किसी ने मुंबई में एक मोबाइल नंबर लिया जिससे वो कुछ गलत एक्टिविटीज कर रहा है, हरासमेंट वगैरह कुछ कर रहा है, मनी एक्सट्रैक्शन कुछ कर रहा है, और उस नंबर के अगेंस्ट में FIR हो गई है। और उसने जो अल्टरनेटिव नंबर जो है वो मेरा ये नंबर दिया है, जिस नंबर पे टेलीफोन रेगुलेटरी का फोन आया। ठगों ने नरेश बैरवा को मुंबई पुलिस से बात कराने का झांसा दिया। इसके बाद तो बैरवा पूरी तरह से उनके चक्रव्यूह में फंस गए थे। आगे की कहानी खुद पीड़ित की जुबान। उसके बाद वो बताया कि आपके अगेंस्ट में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का भी कोई केस पड़ा हुआ RBI का। मैंने कहा सर मेरे को तो मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ पता नहीं है। कहता नहीं वो एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा या आपके प्रॉपर्टी वगैरह चीज हो जाएगी। वो शुरू कर दिया उन्होंने। वो मैं तो बहुत डर गया और कहता कि आपकी लाइफ को थ्रेट है, आप कल को अरेस्ट हो जाएंगे, आपकी फैमिली को थ्रेट हो जाएगा। इस तरह करके उन्होंने पूरा 25 तारीख पूरी निकाल दी। फिर 26 तारीख को भी यही सब कार्यक्रम चलता रहा। 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने बैरवा से 1 करोड़ 84 लाख रुपए ठग लिए। देखिए 25 तारीख को शुरू हुआ, 25, 26 2 दिन तो चलता रहा। डिजिटल तो कंटिन्यूस अरेस्ट रहा। 25, 26 तो पूरा टॉर्चर किया, ये सब गंदी गंदी बातें करते रहे। वो जेल ले जाएंगे, ये कर देंगे, हरास कर देंगे और आप जान को खतरा है, फैमिली को खतरा है। फिर 27 तारीख से पैसा देना शुरू हुए। 3 मतलब 11 चेक दिए, 27 को 3 दिए, फिर 28 को 3-4 दिए, फिर 29 को 3-4 दिए। खास बात यह है कि बदमाश ने ही पीड़ित के भाई को बताया कि उसके बड़े भाई के साथ साइबर क्राइम हो गया है। पीड़ित ने शनिवार को बनाड़ थाने में इसे लेकर केस दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। ऐसा पुलिस कई बार कह चुकी है कि पुलिस और किसी भी एजेंसी द्वारा किसी व्यक्ति को फोन करके धमकाया नहीं जाता है। आप कभी भी किसी भी फेक जाल में न फंसे और सतर्क रहे। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर मचे घमासान के बीच सियासी वार पलटवार का भी दौर शुरू हो गया है, जहां एक और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने यहां कहा कि अजमेर दरगाह मामला चाय के प्याले में तूफान जैसा, दावे को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा। तो वहीं ओवैसी का भी पलटवार सामने आया। देखिए रिपोर्ट। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे को बढ़ चढ़कर दिखाया जा रहा, जबकि केवल उसमें अभी नोटिस जारी किए गए हैं और पक्षकार से जवाब मांगा गया है। ये बात चाय के प्याले में तूफान की तरह बताई जा रही है। इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सबको मानना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो सूफी संत साहब की दरगाह का मामला है, अभी तो कोर्ट ने नोटिस दिए हैं, अभी वो एडमिशन की स्टेज पर ही है। दावा पेश किया गया कि यहाँ पहले कोई भगवान शंकर का मंदिर था। दावा पेश करने के लिए हर भारतीय को कॉन्स्टिट्यूशनल में राइट है कि वो अदालत में जाकर अपना नियमों के अनुसार दावा कर सकता है। दावा पेश हुआ,
प्रत्युत्तर में न्यायालय ने उनसे नोटिस जारी करके सब लोगों से पक्षकारों से पूछा है कि इसमें सच्चाई क्या। अभी तो एडमिशन भी नहीं हुआ, इसलिए चाय के प्याले में तूफान जैसी बात है। अभी इस बात को मैं समझता हूँ आगे नहीं बढ़ाना उचित होगा। न्यायालय का निर्णय जो कोई भी हो वो उस न्याय, क्योंकि हम सब लोग न्यायिक व्यवस्था के से प्रतिबद्धता के साथ बंधे हुए हैं, उस निर्णय को सबको मानना चाहिए। पर अभी कोई ऐसी बात ही नहीं है बुनियादी तौर पर। तो वहीं केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि कोर्ट का सभी को सम्मान करना चाहिए। हर नागरिक को कोर्ट में अपनी मांग रखने का हक है। न्यायपालिका में सभी को याचिका लगाने का अधिकार। कोर्ट पर सबको भरोसा करना चाहिए। दावा करने का अधिकार है सबको, और कोर्ट फैसला लेगी कि आखिर क्या करना है। तो कोर्ट के संज्ञान में है, तो कोर्ट क्यों है, हम न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, और जो कोर्ट फैसला देगी वो सबको मानना चाहिए। जो कोर्ट ने जो कोर्ट में दावा प्रस्तुत किया है और उन्होंने इसको मंजूर किया है, तो कोर्ट क्या फैसला देती है, क्योंकि हम न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। न्यायालय जो फैसला देगी वो सबको मंजूर करेगी। उधर हैदराबाद सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वर्शिप एक्ट को सीधे लागू करना चाहिए। ये गलत है, ये इससे देश मजबूत नहीं होगा। ये देश के हित में काम नहीं हो रहा। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको फॉलो करने की जरूरत है। दरअसल अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका 27 नवंबर को अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से याचिका लगाई गई है। इसे लेकर सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI को नोटिस भेजा है। याचिका में रिटायर्ड जज हरविलास सारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से किए जा रहे दावों के बीच मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान सरकार के आबकारी विभाग का एक बाबू इतना बड़ा ठग निकला कि उसने अपने ही महकमे को 8.5 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगा दिया। उसने विभाग से ये साइबर ठगी शराब के 3 ठेकेदारों के साथ मिलकर की है। ये रिपोर्ट देखिए। आबकारी विभाग का बाबू बना महाठग। महकमे को 8.5 करोड़ का लगाया चूना। 3 शराब ठेकेदारों के साथ मिलकर किया फ्रॉड। चूरू में आबकारी विभाग का एक बाबू इतना बड़ा ठग निकला कि उसने अपने ही महकमे को 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया। उसने विभाग से ये साइबर ठगी शराब के 3 ठेकेदारों के साथ मिलकर की। इस ठगी का खुलासा हुआ तो महकमे में हड़कंप मच गया। आबकारी विभाग द्वारा 1 अक्टूबर को सावा थाने में 8 करोड़ और 52 लाख रुपए की एक ऑनलाइन फ्रॉड के उनके सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका अनुसंधान श्रीमान SP साहब के निर्देश पे साइबर थाने में दर्ज किया था। जिसके अनुसंधान में आबकारी से रिकॉर्ड लिया गया और डिजिटल जितने भी एविडेंस कलेक्ट करके 4 करोड़ IP एड्रेस में से जीरोइंग की गई। उसके बाद में कल रात्रि को 4 मुलजिम अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें एक आबकारी विभाग का बाबू है और 3 प्राइवेट ठेकेदार। इस शातिर बाबू ने आबकारी सॉफ्टवेयर के एडजस्टमेंट हेड में छेड़छाड़ कर ये फ्रॉड किया है। चूरू जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से लाइसेंसियों के खाते में 8 करोड़ 52 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल से जुलाई तक 4 माह में 4.5 करोड़ का फ्रॉड किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में करीब 4 करोड़ का फ्रॉड हुआ। 1 अक्टूबर 2024 को आबकारी निरीक्षक विद्याधर ने साहवा थाने में केस दर्ज करवाया था। मामला ऑनलाइन फ्रॉड का होने की वजह से इसकी जांच चूरू के साइबर थाने को दी गई। साइबर थाना ने आबकारी कार्यालय से रिकॉर्ड और डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए।
करीब 4 करोड़ IP एड्रेस खंगाले गए। इसके बाद साइबर थाना पुलिस ने आबकारी विभाग के LDC अजय कुमार को गिरफ्तार किया। अजय कुमार साल 2016 से चूरू जिले के राजगढ़ सर्किल में कार्यरत है। उसने आबकारी सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर चूरू जिले की 29 दुकानों के जरिए ये फ्रॉड किया। इस फ्रॉड में अभी काफी लोगों के गिरफ्तार होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इस फ्रॉड में आबकारी विभाग के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। एक्चुअली में क्या है कि आबकारी का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसके में एक एडजस्टमेंट हेड होता है। उसके अंदर एक वेबसाइट ड्यूटी होती है और एक डीएलर। उन्होंने इन 2 हेड में छेड़छानी करके विभिन्न अलग अलग करके 29 दुकानों पे इन्होंने उसको क्रेडिट किया गया। उसी से उन्होंने माल उठाया और इस तरह से उन्होंने लगभग 8.5 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया। चूरू जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में 8.5 करोड़ के गबन मामले में साइबर थाना पुलिस ने आबकारी LDC अजय कुमार, सिद्धमुख के बीरवी गांव निवासी राजकुमार, हमीरवास के विकास यादव और रतनगढ़ के नौसरिया गांव निवासी नरेंद्र को गिरफ्तार किया। इन चारों आरोपियों से पूछताछ में इस महाठगी में शामिल अन्य चेहरे भी बेनकाब होंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। पशु परिचर परीक्षा सीधी भर्ती परीक्षा बाड़मेर जिले के 3 केंद्रों पर 2 पारियों में आयोजित की गई। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की गहनता से तलाशी के बाद तब प्रवेश दिया गया। इस दौरान केंद्र में प्रवेश पाने के लिए सुहागिन महिलाएं हाथों की चूड़ियां तोड़ती हुई नजर आई। आप देखिए तस्वीरें, तो कुछ पांव की बिछियां उतारती नजर आई। जिले के बाटाडू गांव निवासी परीक्षार्थी पार्वती देवी ने बताया कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए गर्ल्स स्कूल केंद्र में प्रवेश के लिए मंगलसूत्र, नाक के फनी आदि सब कुछ उतार दिया गया, लेकिन चूड़ियां हाथों से निकल रही थी और केंद्र पर पहुंची तो चूड़ियां उतारने के लिए कहा गया तो मजबूरन दीवार पर हाथों की चूड़ियां तोड़नी पड़ी। सर सब कुछ उतार दिया लेकिन चूड़ियां मजबूरन रह गई थी, वो निकल नहीं पा रही थी। तो फिर हमने सोचा भाई ये तो अब मजबूरन रखनी पड़ेगी। तो अंदर गए तो उन्होंने बोला कि ये निकालनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये निकलेगी नहीं। तो फिर मेरे को मजबूरन चूड़ियां तोड़नी पड़ी। सर ये भी हमें भी बहुत अफसोस हुआ कि चूड़ियां कब तोड़ते हैं। बाकी तो चीजें हमने पहले भी उतार दिया, मंगलसूत्र, नाक, फीणी वगैरह सब कुछ उतार दिया, लेकिन इन्होंने तो वो चूड़ियां थी उनको भी हमें तोड़ना पड़ा। कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास तस्कर पर कार्रवाई करने गई केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम पर हमला हो गया। नया गांव टोल प्लाजा पर सीबीएन की टीम की घेराबंदी के दौरान तस्कर ने जीप से सीबीएन की गाड़ी को 2 बार से अधिक बार टक्कर मारी और मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन सीबीएन की टीम ने मुस्तैदी से उसे पकड़ लिया। टीम ने जीप से 911 किलो से अधिक डोडा चूरा जब्त किया है। मारी टक्कर, घसीटी गाड़ी। नारकोटिक्स टीम पर हमला। MP2 राजस्थान तस्करी। बेखौफ बदमाश हुए गिरफ्तार। कानून का कोई डर नहीं, बेखौफ इतना कि नारकोटिक्स की टीम पर ही हमला कर दिया। कई फीट तक केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की गाड़ी को घसीटते ले गए, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। दरअसल ये तस्करी का खेल MP2 राजस्थान चल रहा था, लेकिन इसकी भनक मध्य प्रदेश की केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम को लग गई, जिसने इन बदमाशों को कोटा में रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने नारकोटिक्स की टीम पर ही हमला कर दिया। ये दिल दहला देने वाली लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। मध्य प्रदेश टू राजस्थान कनेक्शन और बेखौफ तस्करों का नेक्सस, ये इतने बेखौफ हैं कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम पर हमला करने से भी गुरेज नहीं करते। बड़ी तादाद में डोडा चूरक की तस्करी हो रही थी, जो कि राजस्थान में बीकानेर तक पहुंचाया जा रहा था पिकअप गाड़ी के जरिए। कोटा में हैंगिंग ब्रिज टोल प्लाजा पर मध्य प्रदेश की नारकोटिक्स टीम पर इन तस्करों ने हमला बोल दिया। दरअसल घटना 29 नवंबर सुबह 6 बजे की है, जब मध्य प्रदेश की केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम चित्तौड़गढ़ 12 हाईवे पर कोटा हैंगिंग ब्रिज पर जब डोडा तस्करों को रोकने की कोशिश की तो डोडा तस्करों ने सीबीएन की टीम पर ही हमला बोल दिया।
टीम से बचने के लिए तस्करों ने फुल स्पीड में बैक में पिकअप दौड़ाई। जिस गाड़ी में टीम बैठी थी उसको कई फीट तक घसीटा, एक नहीं बल्कि कई बार टक्कर मारी। यही नहीं, इस दौरान बदमाशों के रास्ते में जो भी गाड़ियां आई उसे भी टक्कर मारकर भागने की कोशिश करते रहे। ड्रग तस्करों ने मौके से भागने की भी कोशिश की, लेकिन सीबीएन के सतर्क अधिकारियों ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। मुस्तैदी दिखाते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही पिकअप को भी कब्जे में ले लिया, जिसमें 911.54 किलो डोडा चूरा भरा था। इनसे 911 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने 2 तस्करों को इसके साथ गिरफ्तार किया है, एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मध्य प्रदेश की तरफ से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब मध्य प्रदेश की नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ अब इनके नेक्सस को खंगाल रही है। कहां-कहां इन तस्करों का नेटवर्क है उसकी तलाश कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में हजारों भक्त एकजुट हुए और हरिनाम संकीर्तन के जरिए बांग्लादेश में शांति और सद्भाव की अपील की। सैकड़ों भक्तों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये यात्रा गुप्त वृंदावन धाम के प्रांगण से शुरू होकर मंदिर के मुख्य द्वार अक्षय पात्र सर्कल, कृष्ण बलराम मार्ग और हरे कृष्ण मार्ग से होते हुए वृंदावन गार्डन में खत्म हुई। पूरे मार्ग में भक्तों ने हरिनाम संकीर्तन किया और हिंदुओं को सुरक्षा के लिए नारे लगाए। रविवार को सुबह गुप्त वृंदावन धाम श्री कृष्ण बलराम मंदिर में विशेष हरिनाम संकीर्तन शांति और न्याय के लिए आयोजित किया गया है। बांग्लादेश में हाल ही में जो हालात है उसको लेकर के न केवल आज जयपुर में श्री कृष्ण बलराम मंदिर से सैकड़ों भक्तों ने इसमें संकीर्तन भाग लिया है, बल्कि पूरे दुनिया के 150 देशों से हजारों मंदिरों में आज ये हरिनाम संकीर्तन किया गया है। चोमू बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में गुस्सा व्याप्त है। अत्याचार के विरोध में कस्बे में भी लोग सड़कों पर उतर आए। घटना को लेकर साधु संत समेत हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कस्बे के रेनवाल रोड पर जाम लगाकर विरोध जताया और सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में दखल देने की मांग की है। जाम से रेनवाल रोड पर वाहनों की कतार लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची, प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके निमित्त हम प्रधानमंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष के लोग कि आप जो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी आप रक्षा करिए, आप आगे आइए, इसमें दखल करें। माता बहनों के साथ में, बहन बेटे के साथ में वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं उनके निमित्त। यहाँ पर आज हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर रोड जाम लगा दी है। अगर परसों तक यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी तो वहाँ पर जो बाईपास है वहाँ पर हम वहाँ जाम लगाएंगे। एसडीएम साहब को हम ज्ञापन देंगे। अब खबर डीडवाना कुचामन जिले से है, जहां कुचामन सिटी में एक मोबाइल की दुकान में लग गई आग। सारा घटनाक्रम दुकान के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। रात करीब 10:30 बजे एक युवक बोतल में पेट्रोल लेकर दुकान पर आया। बोतल से पेट्रोल अंदर कर गिराने की कोशिश करता रहा और फिर माचिस से तिल्ली डालकर पेट्रोल पर आग देता रहा। पड़ोसी दुकानदार ने डुप्लीकेट चाबी की मदद से दुकान खोलकर आग पर काबू पाया है। कुचामन पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। मेरी दुकान को रात में किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी। पड़ोसियों की सूचना पे मैं पहुंचा था दुकान पे और पड़ोसी ने आग बुझाई। काफ़ी नुकसान हो जाता मेरा, लेकिन साथ में पेट्रोल पंप भी था, उसमें भी आग लग सकती थी। पता नहीं किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी मेरी शॉप। बड़ा हादसा हो सकता था। उदयपुर में एटीएस और सुखेर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के जखीरे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 9 अवैध लोडेड पिस्टल, 13 जिंदा राउंड और 8 खाली मैगजीन को बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि उदयपुर शहर में लगातार सफेद हथियारों की तस्करी की सूचनाएं मिल रही थी। इसके बाद एटीएस और जिला पुलिस उदयपुर की एक टीम को गठन किया गया और इसी दौरान एटीएस के कांस्टेबल मोहम्मद सलीम को सूचना मिली कि मध्य प्रदेश से कुछ लोग उदयपुर में आते हैं और हथियार सप्लाई का काम करते हैं। देर रात्रि कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक तौसीफ और दूसरा है एजाज। तौसीफ और एजाज मूलतः दोनों ही रतलाम जिले के रहने वाले हैं, एमपी के।
तौसीफ पिछले लंबे समय से मल्ला तलाई में अपनी सिस्टर के यहाँ रहता है और एजाज जो रतलाम का रहने वाला है वह